मेरा नाम महिमा है। हम 3 बहन भाई थे। मेरी सबसे बड़ी दीदी निधि और मुझसे छोटा मेरा भाई रिंकू और मेरे मम्मी पापा। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मगर एक दिन अचानक मेरी माँ की मौत हो गई। माँ के मरने के बाद घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मेरी दीदी, जिनकी उम्र 17 साल थी, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर घर के कामकाज संभाल लिए थे। मेरी उम्र 15 साल थी और मुझसे छोटे मेरे भाई की उम्र 9 साल थी। मैं और मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हमें नहीं पता था कि एक दिन हमारे पापा हमारे लिए एक सौतेली माँ का बंदोबस्त कर देंगे। माँ के मरने के बाद पापा उदास और अकेले अकेले रहने लगे थे। मगर माँ को मरे हुए अब लगभग 6 महीने गुजर गए थे, इसलिए उनकी मौत का गम हमारे दिल से निकल गया था और हम अपनी ज़िंदगी को मामूली तौर पर गुजारने लगे थे। पापा को किसी ने ये एडवाइस दी कि तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि पापा के दिल से माँ की मौत का गम नहीं निकल पा रहा था। माँ को भुलाने के लिए वो एक औरत से शादी करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे। पापा को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखकर हमारे हंसते और खिलखिलाते चेहरों को ब्रेक लग गए थे, क्योंकि पापा के गले में वरमाला थी, जो आमतौर पर शादियों में दूल्हे के गले में डाली जाती है। लेकिन पापा के गले में वो वरमाला क्यों थी, ये जानने के लिए हम तीनों ही भाई बहन बेताब हो रहे थे। मेरा छोटा भाई, जो बहुत ज़्यादा चुलबुला था, पापा के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि पापा, आपके गले में ये वरमाला कैसी है और कहाँ से आई, किसने दी है ये आपको? पापा ने कहा कि बेटा, ये मेरे दोस्तों ने बनाई है। उनकी बात सुनकर मेरी बड़ी दीदी निधि ने कहा कि आपकी ऐसी कौन से दोस्त हैं जिन्होंने इस उम्र में आपको ये वरमाला पहना दी है? मेरी दीदी उम्र के साथ साथ जैसे बड़ी होती जा रही थी और समझदार भी हो गई थी। आखिरकार उन्होंने माँ के मरने के बाद इस घर को अच्छी तरह से संभाल लिया था और उनके साथ साथ हमें भी। पापा कहने लगे कि बेटा, इसको पहनने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती, इसे तो इंसान किसी भी समय पहन सकता है। पापा की बात सुनकर दीदी के कान खड़े हो गए थे। वो पापा से कहने लगी कि पापा, सच सच बताइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी पापा की बातों से कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई अगर हमारे सामने हमारे पापा से कहता कि आप दूसरी शादी कर लो, तो दीदी उनसे लड़ने लग जाती थी और कहती थी कि पापा को दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है, पापा का सारा काम मैं किया करूँगी, अपने छोटे भाई बहन की देखभाल भी मैं खुद ही करूँगी। हम अपने घर में अपनी माँ की जगह किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पापा अपनी दूसरी शादी की बात पर कुछ नहीं बोलते थे, बस खामोशी से सबकी बातें सुनते रहते थे। इसलिए दीदी को डर लग रहा था कि कहीं पापा ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। उन्होंने पापा से पूछा, पापा, मुझे सच सच बताइए कि आखिर क्या बात है? जिस पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं दरवाजे से पीछे मुड़कर किसी को कुछ इशारा किया। तो पापा के इशारा करने के बाद ही एक औरत लगभग 13 साल की लड़की का हाथ पकड़कर घर के अंदर दाखिल हुई थी। उसको देखकर हम सब लोग हैरान हो गए थे, बल्कि मैं तो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी और चलते हुए पापा के पास तक आई थी। दीदी ने पापा से पूछा कि आखिर ये कौन है? वो औरत बहुत घबराई हुई थी। पापा ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के सारे काम तुम्हारी माँ किया करेगी। पापा ने ये बात जितने सुकून से कही थी, दीदी उतने ही सख्त शब्दों में चीख गई थी और कहने लगी कि पापा, आखिर आपने ये सब क्यों किया? हमें तो लगता था आप लोगों की बातें सुनकर कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे, लेकिन आपने तो हमारी माँ के मरने के बाद हमारे सर पर सौतेली माँ लाकर रख दी है, और साथ साथ इसकी ये बेटी भी है। क्या आपके पास बेटी नहीं है या फिर बेटा नहीं है? क्या मैं आपके साथ किसी तरह की कोई कमी कर रही हूँ? आपको वक्त पर खाना नहीं देती या आपके कपड़े धोकर नहीं डालती? बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? पापा कहने लगे कि बेटा देखो, मैं बीमार रहता हूँ। तुम जानती हो कि मुझे लीवर की परेशानी है। मुझे कभी कभी कुछ परेशानी ऐसी होती है जिसमें मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियाँ मेरा वो काम करें। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं कि हर काम बेटी या बहू कर सके। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पत्नी कर सकती है। सच यही है कि ये अब तुम्हारी माँ है। मैंने थोड़ी देर पहले ही इनसे शादी कर ली है और ये उनकी बेटी है नेहा। ये दोनों अब हमारे घर में ही रहेंगी। नेहा तुम्हारी बहनों की तरह है। तुम तीनों को नेहा का ख्याल रखना है। पापा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर दीदी का सुकून उजड़ चुका था। दीदी को बहुत गुस्सा आया था। हालांकि गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, लेकिन जब पापा ने अपनी शादी करने की वजह बताई तो मेरा दिल पिघल गया था।
रिंकू ज़्यादा कुछ जानता नहीं था, इसलिए उसे पापा की दूसरी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मगर ना जाने क्यों दीदी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो कह रही थी कि इस उम्र में आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, अपने छोटे बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि आपको अपनी शादी करनी चाहिए थी। ये कहते हुए दीदी की आंखें नम हो गई थी, जबकि पापा ने आगे बढ़कर दीदी के सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि बेटा, तुम दोनों बहनें तो एक दिन शादी करके यहाँ से चली जाओगी। मेरा और रिंकू का ख्याल कौन रखेगा? देखो बेटा, तुम्हारी नई माँ वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये सब कुछ ठीक कर देगी। पापा ने दीदी को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली थी, लेकिन दीदी पापा की हर बात सुनकर उसे अनसुनी कर रही थी और शोर मचा रही थी। दीदी का यही कहना था कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। हम इसे अपनी माँ का दर्जा कभी नहीं देंगे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं इस औरत को और इसकी बेटी को इस घर में नहीं रुकने दूंगी। आप अभी इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। पापा कहने लगे कि बेटा, मैंने इनसे शादी इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए की है, ना कि अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए। दीदी ने नफ़रत से उस औरत को देखा था जिसे घर में आए अभी सिर्फ कुछ ही मिनट गुजरे थे, और दीदी को इतने ही समय में उससे नफ़रत हो गई थी कि जैसे न जाने कितने समय से उनकी दुश्मनी हो। हम तीनों भाई बहन वहीं खड़े होकर इस औरत और इसकी बेटी को देख रहे थे। दीदी को पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि पापा, आपको फैसला करना होगा। मैं अपनी सौतेली माँ को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। या तो ये औरत और इसकी बेटी इस घर में रह सकती है, या फिर हम लोग। आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूँगी। दीदी ने बहुत जिद करते हुए शब्दों में कहा था। दीदी को लगता था कि अगर वो पापा से ऐसा कहेंगी तो पापा मजबूर हो जाएंगे और उनको छोड़ देंगे। मगर पापा की अगली बात सुनकर दीदी का घमंड और मान चकनाचूर हो गया था। पापा ने उनको यही समझाया कि बेटा, अब मैं इससे शादी कर चुका हूँ, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें इसको अपनी माँ स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जैसा करना चाहो वैसा कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि चलो मेघा। इतना कहकर वो घर के अंदर आ गए थे और हम सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। दीदी का गुस्सा तो जैसे बढ़ता ही जा रहा था। दीदी रोने लगी थी और कह रही थी कि आज मेरी माँ जिंदा होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं दीदी के पास बैठकर रोने लगी थी। मैंने कहा, दीदी, अब हमारी सौतेली माँ आ गई है, क्या अब वो यहीं पर ही रहेगी? दीदी कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। दीदी ने मुझसे कहा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो फ़ौरन ही कमरे के अंदर आई और एक तरफ उन्होंने मुझे बैग उठाकर दिया और दूसरा बैग खोलकर वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालकर पैक करने लगी। मुझसे भी कहा कि अपने और रिंकू के कपड़े पैक करो। मैंने कहा, दीदी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहने लगी कि हम नानी के घर जा रहे हैं, अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर बैग पैक करने के बाद दीदी हमें नानी के घर ले गई थी, जहाँ पर हमारे नाना नानी तो जिंदा नहीं थे, लेकिन हमारे मामा जी का परिवार रहता था। जब वहाँ पहुँचने के बाद दीदी ने मामा जी को पूरी बात बताई तो मामा जी का भी पारा हाई हो गया था, क्योंकि दीदी ने यहाँ आकर पापा की खूब शिकायतें लगाई थी, जिस पर मामा जी भी भड़क उठे थे और अगले ही पल उन्होंने पापा को फ़ोन करके उनको अपने घर बुला लिया था। मामा जी पापा से कहने लगे, आखिर ये आपने क्या किया? आप मेरी बहन के मरने के बाद दूसरी शादी कैसे कर सकते हो और मेरी भांजी भांजा पर सौतेली माँ कैसे ला सकते हो? आपने ऐसा क्यों किया? इस उम्र में आपको शादी करने की क्या ज़रूरत थी? आपके तो खुद जवान बच्चे हैं। पापा कहने लगे कि देखो मुकेश, बात वो नहीं है। दरअसल तुम्हारी बहन के मरने के बाद मैं बहुत अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हारी बहन की मौत का गम अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। मेरी दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वक्त और ऐसे हालात ने मुझे घेर लिया था कि मुझे मेघा से शादी करनी पड़ी। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों की भलाई के लिए ही ये सब कर रहा हूँ। आगे चलकर मेरी बेटियों के रिश्ते आएंगे, बेटा भी जवान होगा, उसका ख्याल रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। मैंने मेघा से शादी सिर्फ इंसानियत के नाते की है। मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है, मुझे एक हमसफ़र की ज़रूरत थी। मेरी हमसफ़र तो मुझे छोड़कर चली गई, मैं अकेला रह गया। फिर भी मुझे अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए हमसफ़र चाहिए था। मैं हमेशा अपने दिल में यही सोचता था कि मेरी पहली पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। पापा की बात सुनकर मामा जी कहने लगे
कि आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। पापा कहने लगे कि मुकेश, दरअसल बात यह है कि मेघा विधवा औरत है। हमारे मोहल्ले में ही किराए के घर में रहती थी और खुद लोगों के घरों में कामकाज करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उसका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त नहीं है जो इन बेसहारा माँ बेटी का सहारा बन सकता। हुआ कुछ इस तरह था कि जब तक वो ठीक थी वो खुद कमाकर घर का खर्चा चलाती रही थी, मगर अब पिछले कुछ महीनों से वो बड़ी बीमारी से जूझ रही है। इलाज और दवाइयाँ ना होने की वजह से वक्त के साथ साथ उसकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है और अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो कोई भी काम करने के लायक नहीं रही। वो दोनों माँ बेटी भूखी रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। यहाँ तक कि 3 महीने से उन्होंने घर का किराया भी नहीं दिया था, जिस पर मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया और उनका जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी अपने कब्जे में कर लिया। वो दोनों माँ बेटी रात के समय सड़कों पर टहल रही थी, क्योंकि सड़कों पर रहने के अलावा उनके रहने की कोई दूसरी जगह नहीं थी। मैं उस रात अपने काम से वापस आ रहा था तो मैंने इन दोनों बेसहारा माँ बेटी को देखा जो एक सड़क के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी। भूख से इनका बुरा हाल हो रहा था और सारे दिन की गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी थी। वहाँ पर मौजूद लोग खड़े होकर उनका तमाशा देख रहे थे। फिर वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस बेसहारा औरत से कोई शादी कर ले जो इसकी बेटी का ध्यान रख सके, इसकी ज़िंदगी के जो दिन बाकी रह गए हैं वो आसान कर दे, ताकि जब इसकी मौत हो तो इसका क्रियाक्रम करने वाला कोई इसका अपना हो और अपने हाथों से इसकी चिता को आग दे सके। मेरे दिल में इन दोनों माँ बेटी के लिए रहम आ गया। मैंने सोचा कि कुछ समय के लिए मुझे हमसफ़र का साथ मिल जाएगा और इस औरत को भी सहारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने इस औरत से शादी कर ली और इसको अपने घर लेकर आ गया था। मैंने सोचा कि मैं दुखों की मारी इन दोनों माँ बेटी की कुछ तो मदद कर ही सकूँगा। मेघा की जितनी भी ज़िंदगी है वो सुकून से गुजर जाए। मैंने उसकी बेटी के सर पर हाथ रखा, उसे अपना नाम दिया। अब तुम बताओ कि मैंने इसमें क्या गलत कर दिया है? किसी बेसहारा औरत को सहारा देना और किसी अनाथ बच्ची के सर पर हाथ रखना गलत तो नहीं होता ना? अपने बच्चों से मैंने नहीं कहा था कि वो घर छोड़कर चले जाएं। वो खुद यहाँ आए हैं। मैं उनके हक में कभी कोई कमी नहीं करूँगा। सबसे पहले अपने बच्चों को अहमियत दूंगा, बाद में मेघा की बेटी को, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा बाद में रहेगी। सबसे पहले मेरे लिए मेरे ही बच्चे रहेंगे। बच्चों को लगता है कि मैं उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करूँगा। अपनी दूसरी पत्नी आ जाने से बच्चों पर ध्यान नहीं दूंगा, मगर ये मेरे बच्चों की गलतफहमी है। निधि जो भी समझती है वो सब गलत है। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वो जब चाहें घर में आ सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का घर है। मेरे बच्चों से उनका घर कोई नहीं छीन सकता। उनके बिना मेरा घर अधूरा का अधूरा ही रहेगा। पापा अपनी बात खत्म करते हुए उठ खड़े हुए थे। मामा जी भी उठकर खड़े हो गए थे और पापा से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए जीजा जी, मैं बिना कुछ सोचे समझे आप पर बरस पड़ा था। दरअसल बच्चे ना समझ हैं और अभी उन्होंने अपनी सगी माँ को खोया है और अचानक सौतेली माँ का प्रेशर, ये सब शायद वो ना झेल सके। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। मैं बच्चों को समझाऊंगा और उन्हें आपके घर भेज दूंगा। पापा ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार निधि, रिंकू और महिमा मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। मैं उनके साथ अपना प्यार लुटाने में कभी कोई कमी नहीं करूँगा, लेकिन उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है। पापा बाहर आने लगे तो मैं जल्दी से साइड में हो गई थी। दीदी ने ही मुझे कहा था कि जाकर सुनो मामा जी और पापा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। पापा के जाने के बाद मामा जी दीदी के पास गए थे। उन्होंने मुझे और रिंकू को भी बुलाया था। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। देखो, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है और जो सौतेली माँ तुम्हारे पापा तुम्हारे घर लेकर आए हैं वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ अच्छे कर्म करने की वजह से ही किया है। जो उन्होंने किया वो अच्छा काम है, तुम्हें उनको रोकना नहीं चाहिए। जाओ बेटा अपने घर और अपने पापा से जाकर माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। तुम्हारे पापा की कोई गलती नहीं है, गलती तुम लोगों की है जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हो। मैं और रिंकू तो मामा जी की बात समझ गए थे, लेकिन दीदी मामा जी से बहस करने लगी तो मामा जी कहने लगी कि निधि, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो गई हो। अभी और इसी समय अपने घर जाओ। मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानती हो कि तुम्हारी ज़िद की वजह से तुम्हारी मामी भी तुमसे नाराज़ होती हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपना घर ख़राब नहीं करूँगा। दीदी को मामा जी की बातों पर गुस्सा आ गया और उसी समय वो सामान लेकर हम दोनों के साथ घर वापस आ गई थी। पापा ने बहुत खुशी खुशी हमारा स्वागत किया था।
घर आते ही मैं और रिंकू पापा से लिपट गए थे, जबकि दीदी अभी भी पापा से नाराज़ थी और वो बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई थी। पापा ने मामा जी को फ़ोन करके बता दिया था कि बच्चे घर आ गए हैं। पापा ने हमसे बहुत प्यार किया था, बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तुम लोग मेरा सब कुछ हो, तुम्हारे बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। हम तीनों भाई बहन में पापा की जान बसती थी, मगर ना जाने क्यों दीदी ये बात नहीं समझ रही थी। पापा कुछ देर हमारे साथ रहे और फिर दीदी को मनाने के लिए उनके कमरे में चले गए थे और थोड़ी ही देर के बाद पापा उनको मनाकर बाहर ले आए थे और फिर हम सबको बाहर खाने पर भी ले गए थे। हमारी सौतेली माँ और उनकी बेटी घर पर ही थी, जिससे दीदी को काफ़ी खुशी हुई थी कि पापा उन दोनों को छोड़कर हमें बाहर ले गए। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरने लगा था और इसी तरह से लगभग 1 महीना गुजर गया था। दीदी अब घर का कोई काम नहीं करती थी, घर के सारे काम मेरी सौतेली माँ ही कर रही थी। पापा सौतेली माँ का इलाज भी करवा रहे थे और उनके खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। वो हमारे लिए वक्त पर खाना बनाकर दिया करती थी। मैं और रिंकू उनसे बहुत खुश थे क्योंकि वो हमारी पसंद का खाना बना रही थी। सौतेली माँ की बेटी नेहा, जो अपनी माँ के साथ ही रहती थी, हमसे बातें करने की और हमारे साथ घुलने मिलने की काफ़ी कोशिश करती थी, लेकिन दीदी उसे हमसे दूर कर दिया करती थी। 2 महीने और गुजर गए तो सौतेली माँ अपनी बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी बेटी नेहा हर समय अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। एक दिन पापा ने हम तीनों भाई बहन को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि बच्चों, मुझे तुम तीनों से एक रिक्वेस्ट करनी है। तुम नेहा को भी अपने साथ रखा करो, उसका ख्याल किया करो। अगर ये लड़का होती तो मैं तुम लोगों पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डालता, लेकिन तुम जानते हो कि इसका अब हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका ख्याल अब मुझे और तुम लोगों को ही रखना है। तुम लोग अपने साथ साथ इसका भी ख्याल रखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पापा ने एक उम्मीद के साथ हमसे ये सब कहा था। मैं भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दीदी इनकार भी नहीं करना चाहती थी और राज़ी भी नहीं होना चाहती थी। उनका जवाब सुनकर मैं दंग रह गई थी। दीदी जल्दी से नेहा के करीब गईं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि जी पापा, आप फिक्र मत करो, मैं नेहा का बहुत ख्याल रखूंगी। ये अब हमारी भी बहन है, मैं इसका बिल्कुल रिंकू और महिमा की तरह ख्याल रखूंगी। दीदी ने ये कहते हुए अपने हाथ से नेहा के गाल छुए थे। ये सब देखकर पापा को अच्छा लगा था और उन्हें खुशी हुई थी। मेरी तरह पापा को भी यही बात लगी थी कि शायद दीदी इनकार कर देंगी, मगर दीदी ने तो ज़रा भी गुस्सा या नाराज़गी जाहिर नहीं की थी और खुशी खुशी नेहा को अपना लिया था। पापा दीदी को हैरानी से देख रहे थे। दीदी कहने लगी कि क्या हुआ है पापा, आप ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? पापा ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं। बेटा, मुझे ऐसा लगा शायद मुझे तुम्हारी मिन्नतें करनी पड़ेंगी, तुम नेहा की जिम्मेदारी नहीं उठाओगी, मगर तुमने मुझे हैरान कर दिया। पापा की बात सुनकर दीदी कहने लगी कि पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे नादानी में बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मुझे आपकी शादी पर गुस्सा आया था, जिसकी वजह से मेरा बर्ताव ऐसा हो गया। अब आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। पापा ने दीदी को प्यार से देखा था। कुछ दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे और जल्द ही दीदी की उस बात और उनके बिहेवियर के पीछे का नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया था। जब एक कमरे में हम आराम कर रहे थे तो दीदी कमरे में आई और नेहा के पास आते ही उसे खींचकर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि महारानी, यहाँ पर आराम क्या कर रही हो? ज़्यादा मेरे साथ शरीफ बनने की कोशिश मत करो, चलो किचन में आकर मेरी मदद करवाओ। मैं अकेली जान सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, तुम लोगों को मुझ पर ज़रा तरस नहीं आता, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करना होता है। दीदी की बात सुनकर वो कहने लगी कि दीदी चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मुझे बताइए मुझे क्या काम करना है, आप मुझे बताकर कमरे में आराम कर लेना। उसकी बात सुनकर दीदी कहने लगी, अरे ओ महारानी, मेरे नसीब में आराम कहाँ है? आराम तो तुम्हारे नसीब में है, जो हमारे घर में आकर बैठ गई हो और फ्री की रोटियां तोड़ रही हो। मुझे तो लगता है तुमसे कोई काम नहीं आता होगा। जैसे तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को फंसा लिया, इसी तरह एक दिन तुम भी बिना कुछ किए किसी को भी फंसाकर उसके घर चली जाओगी। मेरी माँ ने तो मुझे घरदारी सिखाई है ताकि मैं अगले घर जाऊं तो कोई मेरे माता पिता की परवरिश पर कोई सवाल न उठाए। मेरी बात सुनकर पहले तो वो खामोश हो गई, उसके बाद कहने लगी कि दीदी, मैंने अपनी माँ को काम करते हुए देखा है और मैं उनके साथ घर के काम में हाथ भी बटाया करती थी। मुझे पता है कि कौन सा काम किस तरह से होना है, बस आप मुझे बता दो कि मुझे क्या करना है।
दीदी के साथ साथ मुझे भी उसकी बातों पर हैरानी हुई थी। भले एक 13 साल की बच्ची को घर के सारे काम कैसे आते होंगे। मैं खुद 15 साल की थी, लेकिन अभी तक मुझसे कोई काम नहीं आता था। ना तो मेरी माँ ने मुझसे कोई काम करवाया था और ना ही दीदी कोई काम करवाया करती थी। मुझसे तो मैगी तक पकानी नहीं आती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी को चाय बनाकर देनी होती तो बना दिया करती थी। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। दीदी ने उससे कहा कि अच्छा यही बात है तो चलो आओ मेरे साथ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हें क्या क्या आता है। इतना कहकर दीदी उसे अपने साथ लेकर बाहर चली गई थी। वो दिन था कि दीदी ने फिर उससे घर के सारे काम करवाए। दीदी सिर्फ खाना बनाया करती थी। घर के बाकी के सारे काम, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, हमारा सामान सेट करना, हमारी यूनिफॉर्म पर प्रेस करना, ये सारे ही काम नेहा किया करती थी। अब तो पापा ने उसका स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। स्कूल से आने के बाद वो सारे काम जल्दी जल्दी किया करती थी। नेहा को दिन का खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके हिस्से की बनी हुई रोटी हम लोग शाम की चाय के साथ खा लिया करते थे और वो बेचारी सुबह या रात की बची हुई रोटी खाया करती थी। फिर पापा के आने से पहले पहले उसे रात के खाने के बर्तन भी धोने होते थे, क्योंकि पापा अक्सर देर से खाना खाते थे और हम सब लोग जल्दी ही खाना खाकर फ्री हो जाया करते थे। पापा के आने के बाद दीदी नेहा को कोई काम नहीं करने देती थी और उससे बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। पापा को यही लगता था कि दीदी ने सच में नेहा को अपनी बहन एक्सेप्ट कर लिया है, मगर पापा नहीं जानते थे कि दीदी का नेहा के साथ कैसा बिहेवियर होता था। दीदी ने हमारे दिमाग में भी ये बात डाल दी थी कि नेहा हमारी सौतेली बहन है और वो सौतेली ही रहेगी। दीदी ने हमारे दिल में नेहा के लिए नफरत ही डाली थी, जैसे कि उनके अपने दिल में थी। हम भी नेहा से नफरत करने लगे थे। मेरा भाई रिंकू तो नेहा को बहुत ही परेशान करता था। बार बार काम करती हुई नेहा को तंग करता, कभी उसके बाल खींचता तो कभी उसकी कमर पर जोर से घूंसा मार दिया करता था। दीदी के बताए हुए तरीके से हम उसे तंग करते और उनके बताए हुए हिसाब से ही पापा के सामने हम नेहा के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। वो रोज़ाना बेवजह ही हमारे अत्याचारों का शिकार हो जाया करती थी। एक दिन वो ऐसे ही कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे उस पर बेवजह गुस्सा आ गया। गुस्सा मुझे अपनी स्कूल टीचर पर आया था, जिन्होंने आज मुझे टेस्ट में चीटिंग करते हुए पकड़ा था और सारी क्लास और सारे स्टाफ के सामने मेरी खूब इंसल्ट की थी। उन सब के सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी और ये गुस्सा मेरे अंदर दबा हुआ था, जो नेहा को देखकर अचानक ही बाहर आ गया था। मैंने नेहा को चोटी से पकड़कर पीछे खींचा और फिर ज़मीन की तरफ धक्का दे दिया था। वो जो इस अत्याचार के लिए तैयार नहीं थी, वो एक ही झटके से नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। उसकी कमर में काफ़ी चोट आई थी, जिसका पता उसके मुंह से निकलने वाली चीख ने कर दिया था। दीदी उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़कर वहाँ आई थी। उसको नीचे गिरा हुआ देखकर कहने लगी कि इसे क्या हुआ है। तो मैंने नेहा की लात मारी और गुस्से से कहा कि कुछ नहीं हुआ, क्या होना था, इससे थोड़ी सी बात क्या कह दी, इसे तो मौत पड़ जाती है। दीदी मुझसे कहने लगी, अरे हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। इससे पहले मैं दीदी से कुछ कहती, नेहा फ़ौरन से दीदी से कहने लगी कि दीदी, महिमा ने मुझे मारा है, मेरी कमर पर बहुत ज़ोर से चोट लगी है, मैं पापा को इस बारे में बताऊंगी। ये दोनों भाई बहन मुझे बुरी तरह से मारते हैं। नेहा को बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, तभी तो वो रोते हुए दीदी को ये सब बता रही थी, वरना आज से पहले उसने कभी ये नहीं कहा था कि वो पापा को कुछ बताएगी। दीदी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर तेज़ी से जाकर नेहा का मुंह पकड़ लिया। वो बेचारी अभी उठकर बैठी ही थी। दीदी उससे कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने हमारे पापा का नाम भी लिया या फिर उन्हें कुछ भी बताया, वो हमारे पापा हैं, तुम्हारे नहीं। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी, अगर ये बात पापा तक पहुँची तो। दीदी ने इतना कहकर ही बस नहीं किया था, बल्कि उसे घसीटते हुए किचन तक ले गई थी, जहाँ जलते हुए चूल्हे पर दीदी ने उसका हाथ रखा। वो चीखने लगी और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर दीदी ने एक हाथ से पकड़ रखा था, जबकि दूसरे हाथ से नेहा का मुंह दबाया हुआ था, ताकि उसके चीखने की आवाज़ बाहर न निकल सके। नेहा बुरी तरह से तड़प रही थी। आखिर दीदी को उस पर रहम आ ही गया, मगर तब तक उसका हाथ बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुका था। दीदी ने उससे कहा कि दोबारा अगर पापा से कुछ भी बताने का सोचा तो आगे से तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारी ज़बान जलाऊंगी। आगे इस बात का ख्याल रखना, और हाँ, अपने इस हाथ पर कुछ लगा लेना। ये ज़ख्म पापा को दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ आगे इससे भी बुरा करूँगी। दीदी गुस्से में तड़पती फड़कती हुई नेहा को वहीं तकलीफ़ में छोड़कर
मुझे वहाँ से लेकर चली गई थी। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, आपने उसके साथ बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी कहने लगी, गलत मैंने नहीं बल्कि तुमने किया है। क्या ज़रूरत थी उसको इतना ज़ोर से मारने की? वो तो शुक्र करो कि मैंने समय पर उसका मुंह बंद करवा दिया, वरना तो वो पापा को सब कुछ बता देती। अगर उसका मुंह एक बार खुल जाता तो समझो खुल ही जाता। फिर वो सारी शिकायतें इकट्ठा करती और पापा के पास लेकर पहुंच जाती, और फिर पापा हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते बल्कि उसको ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। वो पापा की नज़रों में और भी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। जो मैंने किया है बिल्कुल ठीक किया, उसको सबक सिखाने के लिए यही ज़रूरी था। अब वो सारी ज़िंदगी खामोश रहेगी, कभी भी अपना मुंह खोलने की जुर्रत नहीं करेगी। दीदी अपने कारनामे पर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें यकीन था कि नेहा अब कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और ऐसा ही हुआ था। नेहा बुरी तरह से डर गई। शाम के समय पापा ने जब उसका जला हुआ हाथ देखा तो नेहा मुकर गई और कहने लगी कि स्कूल में डेस्क की कील निकली हुई थी, वो कील हाथ में लगी है। पापा उसके लिए एकदम परेशान हो गए थे और उससे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेकर चलता हूँ। दीदी ने कहा कि पापा, इतना घबराने वाली बात नहीं है, मैं खुद लेकर गई थी रिंकू के साथ इसको डॉक्टर के यहाँ। इसके ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ये बस डर गई है। डॉक्टर ने इसीलिए इसके हाथ पर पट्टी बांध दी है ताकि इसका ज़ख्म ख़राब ना हो जाए। पापा दीदी की बात सुनकर इस तरफ से तो बेफिक्र हो गए थे, लेकिन उन्हें स्कूल वालों पर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं कल ही स्कूल जाऊंगा और उनसे शिकायत करूंगा कि आपने किस तरह का फर्नीचर रखा हुआ है। आज इसके हाथ पर लगी है, कल किसी और बच्ची के हाथ पर भी लग गई तो क्या होगा? मैं कल ही इसके स्कूल जाऊंगा। पापा को गुस्सा आ रहा था। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सचमुच स्कूल जाने के लिए तैयार थे। दीदी कहने लगी, अरे नहीं नहीं पापा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही नेहा के स्कूल जाकर प्रिंसिपल ऑफिस में एप्लीकेशन लिख दूंगी, फिर वो लोग खुद ही हमसे माफ़ी मांगेंगे। दीदी ने पापा से झूठ कहा और पापा ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। अब इसी तरह दीदी हमेशा बीच बीच में नेहा को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देती रहती थी। कभी उसके बाल जला देती तो कभी उसकी कलाई, कभी उसके कहीं पर भी मार दिया करती थी। ये सारे जुल्म सिर्फ इसीलिए किए जाते थे कि कहीं नेहा पापा को कुछ बता न दे। इसीलिए नेहा हम सब से बहुत ज़्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। उसने हमारे साथ हंसना खेलना छोड़ दिया था। वो चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी और फिर चुपचाप घर के कोने में बैठकर रोने लगती थी। पापा उसकी सीरियसनेस को काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि वो शोर नहीं मचाया करती थी और हम तीनों भाई बहन किसी न किसी बात पर शोर मचाते रहते थे। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे। दीदी अब 22 साल की हो गई थी और मैं भी काफ़ी बड़ी हो गई थी। रिंकू अभी पढ़ाई कर रहा था। जवान होकर हम लोगों के रूप रंग खिल चुके थे, मगर नेहा की खूबसूरती के आगे हमारी खूबसूरती फीकी पड़ जाती थी। उसके चेहरे पर बहुत रौनक थी क्योंकि वो हमेशा सिंपल रहती थी और हम दोनों बहनें घर से निकलते तो ढेर सारा मेकअप किया करते थे। नेहा की खूबसूरती हम दोनों बहनों के दिल पर सांप बनकर लौटती थी। सबसे ज़्यादा तो अब मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता था। सारी लड़कियां उसकी दीवानी थी और हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। ऐसे में मैं उसके सामने काफ़ी बदसूरत लगती थी। उस दिन भी मैं जली भुनी कॉलेज से घर दीदी के सामने पहुंची थी और दीदी से कहने लगी कि दीदी, अब तुम मेरी पढ़ाई बंद करवा दो या फिर इसे घर बिठाओ। दीदी, कॉलेज में कोई इसकी तारीफ़ करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से तो आपका भी रिश्ता नहीं हो पा रहा। मैं तो किसी दिन इसको जान से मार दूंगी। दीदी कहने लगी कि मैंने तो तुमसे बोला भी था कि इसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये काली और बदसूरत हो जाए, इसकी स्किन झुलस जाए, पिंपल से इसका मुंह भर जाए, मगर ना तो तुम कुछ करती हो और ना ही मुझे कुछ करने देती हो। बस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हो और मेरा तमाशा देख रही हो। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, दीदी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही कुछ करो। दीदी कहने लगी कि मैं इस कलमुही का क्या करूं? सारा दिन इससे घर के काम करवाती हूं ताकि गर्मी की वजह से उसका रंग काला पड़ जाए, मगर जाने क्यों ये दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ज़रूर कोई दवाई इस्तेमाल करती है। वो तो हर गुजरते दिन के साथ खूबसूरत होती जा रही है। मैंने कहा, दीदी इसका कुछ भी करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ ऐसा करो जिससे इसका सारा चेहरा ही जल जाए। मैं दीदी को अभी एडवाइस दे ही रही थी जब दीदी कहने लगी कि बस थोड़े दिन सब्र रखो, मैं सोचती हूँ कि क्या करना है। मैंने दीदी से कहा कि दीदी जो भी करना है ज़रा जल्दी करो। फिर कुछ दिनों में दीदी ने अपना काम कर दिखाया था। मैं उस दिन रोज़ की तरह
अपने कमरे में थी जब मुझे एक भयानक चीख की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही चीखों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया था। ये चीखें तो नेहा की थी। मैं भागकर जल्दी से कमरे से निकली और रिंकू भी अपने कमरे से निकलकर आ गया था। हम सब किचन की तरफ जाने लगे क्योंकि आवाज़ किचन की तरफ से ही आ रही थी। हम जैसे ही किचन में पहुंचे तो देखा कि नेहा अपने दोनों हाथों को चेहरे पर रखकर तकलीफ से चीख रही थी, जबकि दीदी उसके पास ही खड़ी थी। मैंने दीदी की तरफ देखा। मैंने दीदी की तरफ देखकर आंख मारी थी। मैं समझ गई थी कि ये सब किया धरा दीदी का ही है। नेहा ने अपने चेहरे से हाथ हटाए थे। उसका चेहरा देखकर मेरी खुद की चीख निकल गई थी। गरम गरम उबलता हुआ तेल गिरने की वजह से नेहा का पूरा चेहरा जल गया था और इस समय वो बहुत डरावनी लग रही थी। दीदी ने मुझसे कहा कि जल्दी से जाकर कोई रिक्शा ले आओ और पापा को भी कॉल करो। दीदी ने जब देखा कि उसका चेहरा बुरी तरह से ख़राब हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा था और मैं भागी भागी अंदर गई थी और जाकर पापा को कॉल की थी। इतनी देर में रिंकू जाकर ऑटो ले आया था। दीदी नेहा को सहारा देते हुए ऑटो तक लेकर आई थी और फिर उसको ऑटो में बिठाया था। ऑटो में बैठते ही दर्द की वजह से नेहा बेहोश हो गई थी। मैं दीदी के साथ ऑटो में बैठी थी और नेहा को अस्पताल ले जाया गया था। पापा भी सीधे अस्पताल ही आ गए थे। वो जब पहुंचे तो तब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। नेहा होश में आ चुकी थी। पापा आए और गुस्से में पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, तो दीदी रोने लगी और रोते हुए पापा के पास गई। उन्होंने पापा को बताया कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सारी मेरी ही गलती है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। पापा ने दीदी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो, कैसे हुआ है ये सब? तो दीदी कहने लगी कि ये सब मेरी गलती है पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब गलती से हुआ है। दीदी ने ये कहते हुए पापा को एक कहानी सुनाई। पापा, इन सबको फ्रेंच फ्राइज़ खाने थे, इसलिए मैं किचन में गई थी। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। इतने में मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की तैयारी करने लगी। जब मैं सामान तैयार करके पीछे मुड़ी तो देखा कि कढ़ाई में उबलने वाले तेल के अंदर मक्खी गिर गई है। तभी मैंने वो तेल निकालकर गिराना चाहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पीछे नेहा आकर खड़ी हो गई है। मैं तेल चम्मच भरकर वहीं से सिंक में गिराने ही वाली थी कि तभी नेहा सामने आ गई और वो तेल उस पर गिर गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। दीदी खूब नाटक करके रो रही थी। पापा ने थोड़ा गुस्सा किया था और फिर वो कहने लगे कि जो हुआ सो हुआ, शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। पापा ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा था। नेहा का खूबसूरत चेहरा जलकर ख़राब हो गया था। अब हर समय वो रोती रहती थी और ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी। वो अपनी हर शिकायत ऊपर वाले की अदालत में पेश किया करती थी, मगर हमें उससे कोई डर नहीं था। भगवान भी सब कुछ देख रहा है और सब कुछ सुन रहा है। हम ये बात भूल गए थे। कुछ महीनों के बाद एक दिन अचानक पापा की मौत हो गई थी। पापा हम सबको छोड़कर जा चुके थे। पापा की मौत के कुछ समय के बाद ही हम तीनों भाई बहन ने मिलकर नेहा को घर से निकाल दिया था। दीदी ने उससे कहा कि बहुत रह ली तुम हमारे घर में और बहुत तुमने हमारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। अब हम तुम्हें और ज़्यादा इस घर में रहने की जगह नहीं दे सकते। यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नेहा बहुत रो रही थी और यही कह रही थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर हम पर उसका कोई असर न हुआ था। रोते रोते वो बेचारी ना जाने कहाँ चली गई थी। इस बात का हमें कभी कुछ पता नहीं चला। कुछ समय के बाद ही मामा जी ने दीदी का रिश्ता अपने किसी जानने वाले के बेटे के साथ करवा दिया था। इस तरह दीदी की शादी तय हो गई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे और दिन रात उनकी शादी के लिए शॉपिंग कर रहे थे। एक दिन हम शॉपिंग करने के लिए बड़े से मॉल में गए थे। हम तीनों भाई बहन साथ साथ थे और महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे थे क्योंकि सारे पैसे लड़के वालों की तरफ से ही दिए गए थे। हमने कुछ ही देर में अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अभी बाकी रह गई थी। वो चीज़ें खरीदने के लिए हम लोग अंदर चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि जब फायर सायरन बज उठा था और चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। लोग भागने लगे थे और कहने लगे कि प्लाजा में आग लग गई है, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है, सब लोग भाग जाओ। हम सब जहाँ थे वहीं रुक गए। हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। हम तो हैरान खड़े थे जब एक आदमी वहाँ आया और कहने लगा कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हो, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, भागो यहाँ से। इतना कहते ही वो आदमी भाग गया। दीदी भी फौरन होश में आई
और हम तीनों दरवाजे की तरफ बढ़े थे, मगर न जाने रास्ता किस किस तरफ था और हम कहाँ भागे जा रहे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद हमें रास्ता तो नहीं मिल पाया था, लेकिन आग ज़रूर मिल गई थी। इतनी खतरनाक आग थी जिसे देखकर हमारे हाथ पैर फूल गए थे। हम आग में जलने लगे थे। अचानक ही उस समय मेरे कानों में नेहा के चीखने की आवाज़ गूंजने लगी थी और उसकी दर्द भरी तकलीफ याद आने लगी थी। कुछ ही देर गुजरी कि मुझे भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और मुझे आग के सामने नेहा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हम पर हंस रही हो। हम बचाओ बचाओ कहकर बेहोश हो चुके थे। दोबारा जब होश आया तो हमें नसीहत मिल चुकी थी। हमने सिर्फ नेहा का चेहरा जलाया था, लेकिन बदले में हमारे चेहरे के साथ साथ शरीर भी जल गया था। उससे भी बुरी खबर ये थी कि रिंकू और दीदी की मौत हो गई थी। मैं मुश्किल से उन दोनों का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उन दोनों की मौत बड़ी ही दर्दनाक और ख़तरनाक हुई थी। उनके चेहरे पहचानने में भी नहीं आ रहे थे। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी था, लेकिन मैं बच चुकी थी। हमें अपनी की हुई गलतियों का एहसास हो गया था। मैं लगभग 15 से 20 दिन तक अस्पताल में रही थी और फिर मुझे वापस घर भेज दिया गया था। घर मुझे अब काट खाने को दौड़ता था। मैं तो जब जब अपना चेहरा देखती पागलों की तरह चिल्लाने लगती थी और कहती कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उसी गलती की सज़ा मिली है। दीदी को उनकी गलती की सज़ा मौत के रूप में मिली। मैंने नेहा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं नेहा को ढूंढकर अपने साथ घर में ले आ सकूं, क्योंकि घर में अब मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे नेहा कहीं नहीं मिली। मैंने हर तरफ उसे ढूंढा था। मैं उससे माफ़ी मांगकर अपने दिल का बड़ा बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। ऊपर वाले ने मेरे पापों की सज़ा दे दी थी और ये सज़ा बहुत ही भयानक थी। अब मैं मामा जी के साथ उनके घर पर रह रही हूँ। मामी जी मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। मुझे अपना परिवार याद आता है और सबसे ज़्यादा याद आती है नेहा, जिसके साथ मैंने और दीदी ने सबसे ज़्यादा बुरा किया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।